नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाई अंकित अवस्थी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अर्थक्वेक के चैप्टर का आखिरी अंश पूरा करने के लिए, और वो भाग है अर्थक्वेक इन इंडिया। ठीक है, अब तक हमने बहुत कुछ डिटेल में पढ़ लिया है। शायद इतना आपको परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने की जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से चीजें जान ली हैं। ठीक है, मेरे प्यारे साथी इस समय उपस्थित हो चुके हैं हर्षित, गौरव, शुभम, श्रद्धे, रवि, अमित, अंगद, राहुल, अनुष्का, मेघा, हर्षित, ज्योतिका, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। सेशन आधा घंटे मैंने पहले ही रेशेड्यूल करवा के डिले कर दिया था, क्योंकि आपको पहले पता होगा कि अपनी अंकित इंस्पायर इंडिया पर क्लास चल रही थी, तो वो भी डिले होता आ रहा था क्योंकि कुछ इवनिंग एंगेजमेंट्स थे, जिस कारण से मैं क्लास को डिले करता हुआ आ रहा था। लेकिन फिलहाल आधा घंटे की देरी पर हमने आपको परेशान नहीं होने दिया है। हमने रीशेड्यूल पहले ही सूचित कर दिया था आपको कि ये क्लास थोड़ा लेट शुरू होगी, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। वेरी गुड इवनिंग। और मेरे प्यारे साथी जितने भी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप सभी साथी जो हैं वो मेरे बात को, आवाज़ को प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे होंगे, है ना। चलिए अब शुरुआत करें। जो भी मेरे साथी नए जुड़े हैं उन सबसे गुजारिश है कि कृपया करके पुरानी सेशंस को एक बार के लिए पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और इस वीकेंड पर यानी कि सैटरडे पर हम लोग आप लोगों के लिए एक डाउट सेशन भी रखेंगे, है ना। तो उस डाउट सेशन में जो भी रिलेवेंट, जो सबके कॉमन का डाउट होगा वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, है ना। शुरू करते हैं। तो एक्चुअली समस्या क्या हो रही है, मैं थोड़ी सी वो भी आपसे साझा कर लूं, क्योंकि ये आपको भी पता रहे। इन दिनों शायद थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है, क्योंकि मॉर्निंग में आरएनए थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है और इवनिंग में भी बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं, तो गला पूरी तरह रैप्चर हो चुका है। तो ये जो गुड़ खाने का काम सिलसिला चल रहा है ना, ये बहुत बखूबी चल रहा है। खाने से थोड़ा सा शायद आराम मिले, पूरा गला अंदर से छिल चुका है, बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला करके। हाई एंटीबायोटिक्स, अभी जस्ट आपकी क्लास में घुसने से पहले दवा खाइए, जस्ट इस वाली से पहले, कि गला काम कर जाए। एक मन तो ये हुआ कि क्लास कैंसिल कर दूं, सच बता रहा हूं, लेकिन फिर ये लगा कि नहीं, पहले ही इंटरनेट ने हमारी कई दिन क्लासों में परेशानियां दी हैं, तो मैं गले को तो फिर से गोली से सही कर सकता हूं, लेकिन आपके मूड को सही करने के लिए कोई गोली मेरे पास नहीं है। तो हमने कहा चलो फिर से पूरे दम से पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? बोले सर इसके लिए तो आप आराम भी कर सकते थे, कभी बाद में पढ़ लेते। देखिए, ये चीज आपके साथ जब भी साझा की जाएगी, इसका उद्देश्य केवल आपको यह बताना होगा, परिस्थितियां ऐसी आएंगी जीवन में। विद्यार्थियों को विशेष रूप से ये एक मैसेज है, वो इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाएं। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी जब आपको एक पल के लिए ऐसा लगेगा, एक मिनट, सब सही तो चल रहा है ना? तुम्हारी टीम हमें कॉल क्यों कर रही है? अच्छा, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या जयपुर में हूं, तो हमारी टीम को ये लगा कि क्लास नहीं चल पा रही है, इसलिए वो कॉल कर रहे थे। चलो ठीक है, कोई नहीं, वेल विशर्स हैं हमारे, है ना। तो मैं आपको एक पॉइंट बोल करके फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहली 5 मिनट तो बातचीत करने के लिए रख ही सकते हैं। तो पहला केवल इतना सा संवाद, जो कि आपसे अपनत्व का संवाद है, वो ये कि ऐसे समय पर भी पढ़ना और पढ़ाना कितना उचित है जब आपका स्वास्थ्य साथ ना दे रहा हो। विद्यार्थियों के जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी आती है, पता है क्या? यार आज ना मेरे नाक में से पानी टपक रहा है, तो बोले फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, पढ़ नहीं पाऊंगा मैं। तो बोले क्या करें? बोले चाय पीता हूं और सो जाता हूं। अच्छा, सो गए साहब। फिर एक दिन आया, सर आज ना सिर भारी हो रहा है, भयंकर सिर भारी हो रहा है, और पेट थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा है, बैठा नहीं जाएगा। बोले फिर क्या करें?
चलो थोड़ा आराम कर लेता हूं या टहल लेता हूं। फिर एक दिन यार आज मूड नहीं कर रहा है, मूड है ना वो अकॉर्डिंगली वैसे नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए हर बार। तो बोले फिर क्या करें? बोले यार मूड नहीं है ना, आज घूमने चलते हैं। आपने कभी भी नोटिस किया आपकी कोई भी क्लास अनटिल अनलेस कोई बहुत अर्जेंट कारण मेरे पास ऐसा ना आ गया हो जिसका भी मैं प्रमाण देता हूं आप लोगों को कि भाई ये कारण है, मतलब क्लास में आने के बाद कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि भाई साहब क्लास नहीं हो सकती, तो वो बात तो अलग है। तकनीकी कारणों में तो आप और हम दोनों भी नहीं घुस सकते, लेकिन कोई भी क्लास आपने मिस होते हुए देखी है? 365 दिन। मतलब आप सोचिए कि जब मैं बुखार में भी तड़प रहा था उस समय भी वीडियो बना के आपको यह बता रहा था कि हो सके तो किसी की मदद करना, क्योंकि मैंने ये दर्द का अनुभव किया है। ये क्या है? मतलब मैं केवल आपके लिए टीचर की तरह काम कर रहा हूं या आपके बड़े भाई की तरह भी काम कर रहा हूं? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके सीनियर की तरह भी हूं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के लिए उनका एक सीनियर जो है वो मार्गदर्शक होता है। मैं आपके बड़े भाई की तरह भी हूं, ठीक है? ताकि जो आपको यह सलाह दे रहा है कि परिस्थितियां आपको डिगाने के लिए आएंगी, वो आपको परेशान करेंगी कि नहीं फोकस नहीं करना है, लेकिन जब आप उठ खड़े होते हो ना, जैसे आज की क्लास से पहले जब मैं आपके पास आ रहा था, अभी जस्ट मतलब अपन ने उस पर क्लास खत्म की अंकित इंस्पायर इंडिया पे, फिर मैं इसमें आ रहा था, तो एक बार के लिए ऐसा लगा कि मत खड़ा हो। मैंने अभी भी सहारा ले रखा है, मतलब मैं कुर्सी के ऊपर ही देखो कुर्सी हिल रही है, उसके ऊपर पैर रख के खड़ा हुआ हूं। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। कब सेकेंडरी हैं? जब आपने दिमाग से जंग जीत ली। स्टीफन हॉकिंस जो ना चल सकते थे, जो ना बोल सकते थे, जो ना लिख सकते थे, सदी के महानतम वैज्ञानिकों में जिनका नाम शामिल हो गया, बिग बैंग जैसी थ्योरी पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया। समझ रहे हैं आप? तो सबसे प्रबल क्या है? इच्छा शक्ति। बाकी सब सेकेंडरी हैं। लाइट नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, छोटी सी रोशनी आ रही होगी, मैं उसमें पढ़ लूंगा। तबीयत ठीक नहीं है, अरे यार हाथ नहीं है तो भी पढ़ लूंगा। मैं तो पढ़ने के लिए तो आंखें चाहिए, मेरे पास तो आंखें नहीं है, अरे कोई नहीं सुन के पढ़ लूंगा। मैं सुन भी नहीं पाता, अरे कोई बात नहीं, मैं एहसास से पढ़ लूंगा। ये स्थिति थी स्टीफन हॉकिंस की, है ना? तो जो भी मेरे प्यारे मित्र पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज में ले जाते हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा सा समझा लें कि आपके पास में पढ़ने के अलावा अगर कोई और विकल्प नहीं है। जीवन में हम पढ़ सब इसलिए रहे हैं इस वाली पढ़ाई को, ताकि एक बेहतर रोजगार पा सकें। और जब हम बेहतर रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जरूरत है रोजगार, तो जब जरूरत है ना तो एक्सक्यूज हटा दो। आंधी आए, तूफान आए, घर में शादियां हों, घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, काम काम की तरह चलना चाहिए। ठीक है? यही हमारा कर्तव्य पथ है, यही हमारा कर्तव्य मार्ग है। कर पाएंगे? ठीक है? हम सब इसी धारणा के साथ हम सबको, मतलब आपको, मुझको, जिन्होंने जो भी कर्तव्य ले लिया, मैं कोई प्रवचनबाजी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो धारणा मेरे अंदर मेरे लिए मुझे लगती है, मैं वो आपसे केवल साझा कर रहा हूं। ठीक है? बिल्कुल। वर्ड मैप भी पढ़ाएंगे गौरव, आपको पढ़ाएंगे, इसी बैच में आपको वर्ड मैप भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा? यशपाल, हो सकता है बेटा 15 हो, है ना? ठीक है? आज का टाइमिंग चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आधा घंटे क्लास डिले की है। डन? शुरू करें? आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं अर्थक्वेक की। हमने सब तरह की व्याख्या करी, अर्थक्वेक आता क्यों है, कैसे आता है, ये सब बातें बताई। इंडिया में अर्थक्वेक कहां कहां आता है और कितना आता है, आज के सेशन में हम ये चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड के बारे में तो हम जान लिए, लेकिन जब हम वर्ल्ड के बारे में जान लिए तो फिर इंडिया के बारे में जानने का मन किया कि भाई दुनिया को तो पता चल गया, जहां जहां पर प्लेटें टकराती हैं या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहां पर है वहां पर भूकंप आते हैं, समझ में आ गया। लेकिन इंडिया में कहां भूकंप आते हैं? हम तो इंडिया में रहने वाले हैं ना, चर्चा भले ही वर्ल्ड की करते हो लेकिन रहने वाले तो इंडिया में है। तो जब रहने वाले इंडिया में है तो इंडिया में कहां भूकंप आता है ये बताइए जरा। तो देखिए, आपके सामने एक तस्वीर दिखाई जा रही है। यह तस्वीर संभवतया आप लोगों को थोड़ी कम दिखाई पड़ रही हो। इसमें 4 जोन दिखाए गए हैं इंडिया में भूकंप के। आप कहेंगे 5 क्यों नहीं दिखाए, 7 क्यों नहीं दिखाए? हमने कहा देखिए, जोन नंबर 5, 4, 3, 2, जोन नंबर 1 नहीं दिखाया गया है। जो है ही नहीं उसको कैसे दिखा सकते हैं? उस लेवल का भूकंप आता ही नहीं है। हमारे 4 ही जोन में भूकंप आता है, 2, 3, 4, 5। अब ये जोन क्या होते हैं? भूकंप की तीव्रता को जोन में वितरित किया हुआ है। जैसे इंडिया के अंदर जो भूकंप है, जोन 5 जो एकदम रेड आपको दिखाई दे रहा है,
कुछ रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? समझना कितना आसान हो जाएगा, इसको ध्यान से समझें, है ना। हाँ, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये जो जोन 5 मैंने आपसे लिखा है, जरा इसे पहचानिए। ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र रेड जोन, एकदम जोन 5। आप नहीं पढ़ पा रहे, मैं अलग से भी लिखित में दूंगा, आपको सब समझ में आएगा। ये है वेरी हाई, मतलब जो डेंजरस जोन, जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। कौन सा जोन है ये जोन हो गया जहां पर हमारे हिमालय है। अच्छा, बाय द वे, हिमालय में भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं? अब तक तो बता चुके होंगे आप, मैंने पढ़ा भी दिया है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम उसी के आधार पर आगे भी चल लेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा है जोन 4, उसके मतलब ऊपर, सबसे ऊपर वाला हाई जोन, उसके जस्ट नीचे यानी हिमालय के तटीय इलाके, और ये सतपुड़ा और विंध्याचल वाला इलाका, और ये वेस्टर्न घाट वाला इलाका, और ये पूर्वी घाट वाला इलाका, यहां पर जोन 4 है। क्या आप मेरी बात समझ में आ रहे हैं? सौरभ, मैं चेक करा लूंगा बेटा, ठीक है। डन आ रहा है, समझ में आ गया? अच्छा, तो फिर तीसरी चीज, पूरे कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे क्षेत्र में हम कहां रहते हैं ये पहचानना अगर हो, तो ये जो डार्क रेड है ये जोन 5 है, जहां सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा है, तीव्र भूकंप का खतरा है। मुझे आप लोगों ने आंसर नहीं बताया, लेकिन यहां पर भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं? यस, राहुल ने आंसर सही दिया, क्योंकि यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं। कुछ याद आ रहा है? टेक्टोनिक प्लेट का टकराना हमने बताया था। इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने पर हिमालय एक फोल्ड माउंटेन के रूप में बना है, टेथिस सागर से जिसकी उत्पत्ति आप सुनते हैं, ठीक है। तो जो मतलब ये जो गोंडवाना और लॉरेशियन वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हिमालय का निर्माण हुआ है। चूंकि फोल्ड माउंटेन निरंतर ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं, हिमालय की लगातार वृद्धि हो रही है, तो जैसे जैसे प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती हैं, पहाड़ और ऊंचा होता चला जाता है, धरती उतनी ज्यादा धुजने लगती है, इसलिए जोन 5 में कहा गया है, ठीक है। जोन 5 क्लियर हुआ। जोन 5 के बाद में जोन 4 हमने बता दिया। फिर जोन 3 हल्का और थोड़ा सा लाइट कलर, तो और लाइट कलर इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है, और जोन 2 वो थोड़ा और हल्का लाइट कलर, जिसको आप अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए इनको और थोड़ा अच्छे से आपके सामने बांट के इस तरह से दिखा देते हैं। जहां एकदम रेड, डार्क रेड हो रखा है, 1 2 3 4 5, यहां सबसे ज्यादा भूकंप और खतरा है कि यहां डैमेज बहुत होगा। उसके अलावा हाई डैमेज को हमने हिमालयी क्षेत्रों में दिखा दिया। पिंक बोर्ड के अंदर मॉडरेट डैमेज वाले को, एक प्रकार से इंडिया के अंदर जो भूकंप का वितरण हो रखा है वो कुछ हद तक, आप बताइए, जब मैं यहां पर डैमेज की बात कर रहा हूं तो एक बात बताइए, डैमेज को नापने के लिए कौन सी इकाई काम में ली जाती है? रिएक्टर पैमाना या मर्कली पैमाना? यानी इंडिया के जो भूकंप हैं, जब शब्द यूज कर रहे हैं डैमेज, तो डैमेज के लिए कौन सी स्केल को समझ के चलना चाहिए कि इन्होंने इसको सबसे ऊपर रखा होगा? शुभम बेटा, उसमें 7th वाले में दिक्कत है, मैं देख लूंगा अभी। जब मैं शनिवार के दिन आपका वो लेंगे ना, डाउट क्लास लेंगे, उस दिन कुछ भी जो बचा हुआ होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज लो डैमेज। मैंने आपसे क्या पूछा था? मर्कली स्केल पर, है ना। तो एक प्रकार से हमारे यहां पर जो भूकंप का बंटवारा हो रखा है, देखकर ऐसा लगता है कि उसको मर्कली को ध्यान में रखकर किया गया है। इंडिया में सबसे ज्यादा भूकंप आने की वजह क्या थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने पर। यह मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, ठीक है। अब हमने आपसे पूछा कि इंडिया के अंदर किस आधार पर मतलब मापन किया जाता होगा, तो मैंने जिस प्रकार से आपके दिमाग में मर्कली स्केल भरा, कुछ उसी प्रकार से भारत को ध्यान में रख करके एक अलग स्केल, जिसका नाम था मेदवेदेव स्पूनर कार्तिक स्केल, ध्यान से सुनिएगा, एक अलग स्केलिंग पद्धति इंडिया में भूकंप को नापने के लिए रखी गई। नाम था मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल। इसे एमएस के स्केल भी कहा जाता है, और ये 1964 में लाई गई थी। इसे 1964 के कारण MSK 64 भी कहा जाता है। यह स्केल संशोधित मर्केली स्केल पर आधारित है।
अगर आप हल्का हल्का भी चीजों को रिलेट करना शुरू कर चुके होंगे तो अब आपको यह आसानी से समझ में आने लगेगी। मर्केली स्केल पर आधारित है। कौन सी? मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल। अब रिलेट करिए। जब आप इसको समझ रहे हैं, मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें क्या कहा था? डैमेज को ध्यान में रखा गया है। आपसे कमेंट में सवाल पूछा था डैमेज को किस में काउंट किया जाता है, तो आंसर था मर्केली स्केल के अंदर। डैमेज मर्केली स्केल में काउंट किया जाता है। तो मर्केली को इंडिया के आधार पर, क्योंकि इंडिया में जोन बनाने थे भाई, मर्केली स्केल तो सीधा यह बताता है कि हाँ भाई इस लेवल का भूकंप आया है, लेकिन भूकंप कहां कहां ज्यादा आते हैं उनको विभाजित करना है, तो उसको एक अलग लेवल पर जोन के अंदर विभाजित किया गया। भूकंप का मापन इंडिया के रेस्पेक्ट में मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल को किया गया, जिसमें रेफरेंस किसका लिया गया? मर्केली स्केल का। जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था वो चीज आपको यहां पर दिखाई दे गई। ठीक है, मर्केली स्केल में क्या नापते हैं? मरने वालों की संख्या। कल याद है ना, मैंने बताया था डैमेज कितना ज्यादा इनसे हो रहा है वो नापा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में स्केल में, कल भी मैंने आपसे कहा था स्केल में आप बताइए रिएक्टर पैमाने को कहां तक नापा जाता है और मर्केली को कहां तक नापा जाता है? रिएक्टर 10 तक नापा जाता है, मर्केली 12 तक नापा जाता है। आपके सामने है। अगर चीजें रिलेट करना आसान हो रहा हो तो प्लीज थम्स अप करिएगा। बलेश, कोई बात नहीं, अब देख लीजिए चल रही है ना। मोनिका, अगर क्वेश्चन कम है उसके अंदर मैं पूछ लूंगा टीम से, अगर 10 कम भी होंगे तो अपडेट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर? ठीक है, रिएक्टर 10 तक हो गया और ये 12 तक हो गया। अब एक एक करके हम क्षेत्रीय आधार पर इन जगहों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए जोन 5, 11% भारत का क्षेत्रफल जोन 5 में कवर होता है, अर्थात अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, यानी यहां पर सबसे अधिक जोखिम की यानी कि परेशानी की संभावना है, जिसे एमएसके के अनुसार एमएसके 9 कैटेगरी के अंदर, यानी एमएसके ने अपने अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा है। यानी संभवतः यहां पर सबसे अधिक भूकंप आ सकते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इधर देखिए अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्य, यहां पर देखिए नॉर्थ बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, एक तरह से वो क्षेत्र जहां पर प्लेटों के टकराने की सबसे ज्यादा संभावना है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जहां पर यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकरा सकती हैं, उन क्षेत्रों को कहां रखा गया है? जोन 5 में। मेरे हिसाब से अब ज्यादा इसको बोलने की जरूरत नहीं है, 5वीं बार तो अभी से जब से सेशन शुरू हुआ है मैंने बोल दिया है। फिर क्या है? जोन 4, भारत के कुल क्षेत्रफल का 8% जोन 4 में आता है। पहले वाले में क्या था? अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र। दूसरे में क्या है? थोड़ा कम जोखिम वाला। फॉन्ट का ट्रांसलेशन गड़बड़ मार गया है, परेशान ना हो। इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी क्षेत्र आती हैं? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, सिक्किम। आपको जो अपलोड किया जाएगा उसमें ट्रांसलेशन जो वाला पक्ष है वो सही होगा। यहां पे थोड़े फॉन्ट गड़बड़ा गए हैं। ठीक है, ऐसे ही जोन 3 जैसे कि भारत का 30% हिस्सा जिसमें कवर होता है, उसके अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार। आपके दिमाग में चक्कर आने लगेगा, सर 1 मिनट रुकिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जोन के अंदर राजस्थान यहां भी आ रहा था, आपने गुजरात यहां भी कहा, यूपी यहां भी कहा, यहां भी कह रहे हो। क्या एक जैसा ही पॉइंट सब जगह लिख देना है क्या? नहीं भाई, राजस्थान का कुछ एक क्षेत्र, गुजरात का कुछ एक क्षेत्र जोन 3 में है, कुछ क्षेत्र जोन 2 में है। इसी कारण से जो शुरुआत में मैप आपको दिखाया था वो जिलों के हिसाब से या राज्यों के हिसाब से नहीं दिखाया था। यह तरीका नहीं था कि ये कोई राज्य की विरासत है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको ये वाली जगह दिखाऊं तो इसे देख करके आपको लगेगा कि राजस्थान में तो सब तरह की चीजें टच हो रही हैं। राजस्थान में जहां खतरा बिल्कुल नहीं है वो भी दिखाई दे रहा है, जहां लाइट खतरा है वो भी दिखाई दे रहा है, जहां अधिक खतरा है वो भी दिखाई दे रहा है। तो 3 तरह का क्षेत्र अकेले राजस्थान में दिखाई दे गया। समझ में आ रहा है? इसी कारण से इस विभाजन क्षेत्र को राज्य स्पेसिफिक नहीं बनाया कि हां भाई तुम राजस्थान हो तो तुम्हारे अंदर इसी प्रकार के भूकंप अलाउड हैं। ये कोई राशन नहीं बट रहा है कि आपके अंदर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में इसी तरह के आएंगे, बाकी लोग दूर रहें। आप राशन नहीं बांट रहे हो,
आप किसी को परमिशन नहीं दे रहे हो, वो प्राकृतिक क्रिया है, आपने अपने हिसाब से देश को राज्यों में बांट रखा है। इस बात से प्रभावित ना हो। फिर आप पूछेंगे तो हमसे कोई जवाब पूछ ले तो हमें क्या देना है? तो भाई आपको यही देना है कि यहां प्रमुखता से कौन सा भूकंप जोन पाया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो प्रमुखता से कौन सा पाया जाता है यह बताने के लिए यह काम हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। तो जोन 4 के अंदर 4% हिस्सा जोन 4 के अंदर लिया जाता है। जोन 3 के अंदर मैंने आपको बता दिया मीडियम इंटेंसिटी MSK 2 के अंदर आता है। ये रहे भारत के अंदर सारे की सारे जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2। ठीक है, ये रहा जोन 2, जो कि अधिकतम जो क्षेत्र है भारत का वो निम्न क्षति क्षेत्र के अंदर आता है, यानी कि यहां पर भूकंप की तीव्रता मिनिमम होती है। और इस इमेज को हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, MSK स्केल जो कि मर्कली स्केल पर आधारित है, उसी के आधार पर इसका निर्णय लिया जाता है। फिर एक सवाल बना, जोन 5 माने हम या MSK का 9 माने हम? जैसे MSK तकनीक अभी अपन ने देखा था ना, तो MSK के अनुसार MSK 64 हमने ऑर्डर निकाला, तो MSK 9 को सही माने या जोन 5 को सही माने? दोनों ही तरीके सही हैं। MSK 9 एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया 9 तीव्रता तक को समझाने का, मतलब एक प्रकार से किस रिएक्टर स्केल, मर्कली स्केल तक चीजें जा सकती हैं उसको दर्शाने के लिए MSK 9, MSK 8, MSK 7, MSK 6 इस प्रकार से चीजें यहां पर दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो इनका जो विभाजन हुआ है MSK के अंदर वो मर्कली स्केल को ध्यान में रख करके किया गया है। वैसे भारत को साधारण जो जोन 5 में पूरी दुनिया को वितरित किया जाता है कि भाई 5 जोन के भूकंप किसी देश में आते हैं, उनमें से जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 वो भारत में रिसीव होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। क्लियर है? नहीं भी आ रही लोड मत लेना, नहीं आ रही याद कर लेना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा समय मेरे हिसाब से एक टाइटल को नहीं देना चाहिए, बहुत सारी जानकारियां मैंने उसमें कवर करा दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस फोटो की तरफ। हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? एक गोला सा फट रहा है, लग रहा है कि कहीं बम गिरा है। हमने कहा नहीं भाई, धरती के अंदर से कुछ निकला है। अच्छा, धरती में से क्या निकला है? मैंने कहा देखो, अगर ध्यान से देखो तो पहले तो देखो यहां पर धुआं सी निकल रही थी, धुआं के बाद में एकदम तेज गुबार जैसा निकला। बोले हाँ निकला। और मैंने कहा जब वो गिरा तो गिर करके वो इस तहटी पर फैल गया। आप कहेंगे इसी तस्वीर को मैं क्यों देखूं? मैंने कहा इस तस्वीर को इसलिए देखो क्योंकि अपने आप में बहुत सारी व्याख्या आपको ये इकलौती तस्वीर कर रही है। बोले जैसे? मैंने कहा पहली व्याख्या, ये जो गुबार उठा, ये गुबार इस तरह से फैलता चला गया। 2 ऑप्शन थे इसके पास। क्या क्या ऑप्शन थे? आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अब तक अपनी जितनी भी हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है उससे एक बात तो सीख चुके हैं। क्या? सबसे ऊपर क्रस्ट होता है और क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है। यह बात तो हम लोग सीख चुके हैं। अब जब हम इस बात को सीख चुके हैं तो अब हमारे लिए अगला काम है मेंटल से मैग्मा का ऊपर उबलना और मेंटल यहां से क्रॉस होकर के गुबार के रूप में ज्वालामुखी फट के बाहर निकल जाए। अर्थात मेंटल जिसमें कि मैग्मा स्थित है, मैग्मा जो कि बाहर लावा के रूप में निकल कर आए। अब यहां पर एक कंसेप्ट है वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। लावा, मैंने जैसे अभी तक आपको 2-3 बातें बताई हैं। क्या क्या बताई हैं? अर्थ के ऊपर वाला जो सबसे पहला हिस्सा है उसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो सिलिका और एल्यूमिनियम है। अर्थ का जो सेकंड वाला हिस्सा है ये तो हो गया क्रस्ट वाला हिस्सा। इसके बाद में मेंटल वाले हिस्से की बात करें तो उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। और तीसरा हिस्सा हुआ कोर वाला हिस्सा जिसमें कि निकल और आयरन पाया जाता है। आप पूछेंगे ये क्यों बता रहे हो? अभी बताता हूं। सिलिका एज एन एलिमेंटल फॉर्म नीचे नहीं मिलती, ना ही एल्यूमिनियम एज एन एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल मतलब जैसे लिखा हुआ है सिलिका SI के फॉर्म में नहीं मिलेगी। जैसे कार्बन खुद कार्बन के फॉर्म में नहीं मिलता, वो CH4, C2H6 अपने डेरिवेटिव्स के रूप में मिलते हैं। एग्जैक्टली सिलिका भी ऐसे नहीं मिलती। तो कैसे मिलती है?
सिलिका मिलती है SiO2 के फॉर्म में। सिलिका किस फॉर्म में मिलती है? मिट्टी के अंदर सिलिका SiO। ये है क्या सिलिका? जो हमारी मिट्टी है ना, जिसपे हम लोग खेलते कूदते हैं, खेती करते हैं, दैट इज सिलिका, दैट इज SiO2। और सिलिका के और भी ऑक्साइड्स हैं जो अवेलेबल होते हैं अर्थ की क्रस्ट पर। बोले ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमने कहा जब ये बात समझ में आ गई कि अर्थ क्रस्ट पर सिलिका होता है, अब ध्यान से सुनना। मेंटल में से कोई चीज निकलकर बाहर आई, क्या निकलकर आई? सिलिका और मैग्नीशियम। असल में सिलिका की सबसे ज्यादा मात्रा क्रस्ट में होती है। मैग्नीशियम जब आता है तो थोड़ा वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो जब मेंटल यहां से बाहर निकल के लावा के रूप में आता है तो दो विकल्प पैदा होते हैं। कौन कौन से विकल्प पैदा होते हैं? पहला, लावा एसिडिक फॉर्म में हो। दूसरा, लावा बेसिक फॉर्म में हो। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? बताते हैं। यदि जो मैग्मा नीचे से निकलकर आ रहा है उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? सिलिका ज्यादा है। तो इस प्रकार के लावा को एसिडिक लावा कहा जाता है। दोबारा सुनिए क्या कहा। यदि मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो ऐसे लावा को एसिडिक लावा कहा जाता है। मुझे क्या मतलब एसिडिक लावा आप किसे कहते हो? मैंने कहा जरूर होगा मतलब। चलो आगे की बात सुनो। मैंने कहा ऐसे समझो, कोई लिक्विड पदार्थ बाहर आ रहा है, जैसे हमारा देसी घी एकदम पिघला हुआ है। मैग्मा भी कुछ ऐसा ही लसलसा सा पदार्थ है। देसी घी एकदम बाहर आ रहा है। देसी घी दिमाग में ले लो, उबला हुआ देसी घी तेज से एकदम बाहर निकल के आया। अब उस देसी घी में आपने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ। कुछ भी मतलब चूरमा बनाते समय अपन उसमें आटा मिलाते हैं या ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं, आपने कुछ नहीं मिलाया। तो मुझे यह बताइए, वो टीला बनाएगा या फैलता चला जाएगा? सोच के बताइएगा। वो टीला सा बनाएगा या कोन जैसी संरचना बनाएगा या फैलता हुआ चला जाएगा जमीन पर? कॉमन सेंस की बात है। रवि, तांबे का जग कहां है? अलवर है भाई। आरएनए का A4 नहीं मिलेगा। हीर यज्ञ सैनी इस वाली क्लास का मिलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसका चैप्टर खत्म होने पर, जैसे वॉल्केनो खत्म हो जाएगा मिल जाएगा। हाँ जी, अमूल घी, बिल्कुल संतोष। बताइए, आंसर मिलना शुरू हो गया? हाँ भाई, भावना ने गलत आंसर दिया है। उसने कहा टीला बनाएगा। भावना, तुम्हारे घर के अंदर घी जब फैलता है तो टीला बनाता है क्या? मम्मी जब दूध उबालती होंगी, घी बनाती होंगी, तो टीला बन जाता है क्या चूल्हे के चारों तरफ? यूं कैनोपी बन जाती है। क्या बात कर रही हो बेटा? फैलेगा बेटा, वो है ना, एक्सपेंड होगा। ठीक है, जो एक्सपेंड होगा यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर इधर उधर गिरने लगेगा ना, दूर तक जाएगा। आधार ध्यान से समझना, यहां बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। लावा के दो प्रकार। एक, जब उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, उस स्थिति को बेसिक लावा कहा जाता है, क्षारीय लावा। पढ़ने का तरीका क्या? पढ़ने का तरीका यह कि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। क्या कम होती है? सिलिका कम होती है। यह नहीं कह सकते आप कि सब सिलिका होती नहीं। जैसे मक्खन का तो टीला बना सकते हो क्योंकि उसमें छाछ का इनपुट है, बाकी का नहीं बना सकते। समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली ऐसे ही एसिडिक लावा जिसमें मिट्टी ज्यादा है तो वो कीचड़ जैसा है, लसलसा सा है, वो टीले के फॉर्म में बन जाता है। तो हमने इस आधार पर, लावा की प्रवृत्ति के आधार पर, दो एक्स्ट्रा चीजें सीख ली। कौन सी? कि कौन सा लावा कोन बनाएगा और कौन सा लावा प्लेट बनाएगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत में दक्षिण का पठार, जिसे आप दक्कन प्लेट्यू कहते हैं, दक्षिण का पठार कहते हैं, वो ऐसे ही लावा के फैलने से बना है। वहां पर कोई भी कोन जैसी संरचना नहीं है।
जब कोन जैसी संरचना नहीं है, जब कोन जैसी संरचना होती है तो एसिडिक लावा की पहचान बनती है और उस वजह से टीले सदृश संरचना, आइलैंड जैसी संरचना बनती है। लेकिन जब टीले जैसी संरचना ना हो और प्लेनर संरचना हो तो ऐसी स्थिति को हम और आप किस रूप में डिस्कस करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? डन हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो अब आपसे मैं ये पूछूं कि हां भाई, ये जो फटा, इसमें जो लावा निकलकर नीचे गिरा, ये कैसा है? तो अब हम देखकर बता पाएंगे? आंसर देखकर बता पाएंगे? एसिडिक लावा है। प्रियांशु नाम का एक बालक है, वो क्वेश्चन लिख रहा है, सर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। तो इसमें आपको गाना लिखना होगा, मेरे सवालों का जवाब दो, है ना? वो गाना है, मेरे सवालों का प्रियांशु बेटा, सवाल का जवाब मैं केवल तब दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आप प्रश्न पूछो। आप इसके अलावा कुछ भी पूछोगे तो आपने मुझे खरीद नहीं लिया, आपने मेरा कोर्स खरीदा है। जो कोर्स खरीदा है उससे संबंधित अगर आपका प्रश्न है जो मैं पढ़ा रहा हूं तब तो आपका वेलकम है, अदरवाइज भीड़ कम है। मतलब समझते हैं इसका? आप मुझे नहीं खरीद लिए कि आप जो पूछोगे मैं जवाब दूंगा कि सर आप इतने मोटे कैसे हैं, सर आप इतना पढ़ा क्यों रहे हैं, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन जवाबों के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। मैं बाध्य किसके लिए हूं? आपने मुझसे ये पढ़ने के लिए पैसे दिए, और जब ये पैसे दिए ना आपने, तो ये जो पढ़ा रहा हूं इसमें कुछ डाउट आ रहा हो, ओनली दैट इज इनफ, उसके अलावा नथिंग। फिर आप परेशान हो रहे हैं तो वो व्यर्थ है। थोड़ा सा समझें इस बात को। अच्छा, अब क्या हुआ जो हमने टाइप ऑफ वॉल्केनो लिखा यहां पे, अब हमने जो टाइप ऑफ वॉल्केनो लिखा उसके आधार पर कैसी कैसी संरचनाएं बन सकती हैं। मतलब एक बार मैग्मा फैला तो ऐसी सिलेंडर जैसी संरचना बन गई, ये सिलेंड्रिकल संरचना है। कैसी संरचना है? सिलेंड्रिकल संरचना है। ठीक है, ये रहा सिलेंड्रिकल संरचना। ठीक है, यहां पर सिलेंड्रिकल के साथ साथ मैं सारी चीजें अभी आपको फोटो से ही समझाने का प्रयास करूंगा, आप चिंता ना करें। देखिए, सबसे पहले समझते हैं फिशर वॉल्केनो। फिशर का मतलब क्या होता है? दरार। दरार का मतलब क्या हुआ? अर्थ है ना, अर्थ वो ऐसे करके साइड हट गई, यूं। हाल ही में मैंने आरएनए में पढ़ाया था, अर्थ कहीं पर ऐसे करके साइड में हट रही है। कहां पे? बताइए। अर्थ ऐसे करके साइड में हट रही है। बोलिए। पढ़ाया था अफ्रीका में। अफ्रीका में नूबियन प्लेट सोमालियन प्लेट से अलग हट रही है। याद आ गया? जब नूबियन सोमाली से अलग हट रही है तो उसके नीचे जो मैग्मा है वो उस दरार में से ऊपर आएगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको वॉल्केनो वहां पर नोटिस कराए थे। वो वॉल्केनो फिशर टाइप के वॉल्केनो हैं। जब अर्थ में दरार आने लगे, दरार आ रही है, किसी ने धक्का मार के बाहर निकलने की कोशिश नहीं की है, तोड़ फोड़ के बाहर कोई नहीं आ रहा है, दरार हो रही है, चीजें ऊपर आ रही हैं, फिशर वॉल्केनो हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा पॉइंट, तो ये फिशर है। ये फिशर वॉल्केनो के अंदर क्या आ रहा है? मैग्मा निकल के बाहर आ रहा है। दूसरा, शील्ड वॉल्केनो। तो फिशर का मतलब जब प्लेट किनारे पर हटे तो फिशर वॉल्केनो। दूसरा है शील्ड वॉल्केनो। अब ये क्या होता है साहब? देखिए, वॉल्केनो के समय
अर्थ पर देखिए ये सारे वॉल्केनो के टाइप कैसे बने कि नीचे से मैग्मा बाहर कैसे आया और लावा तक कैसे पहुंचा। ध्यान से समझ लेना, ये सब मैग्मा है, अर्थ की सरफेस से नीचे मैग्मा, उससे ऊपर लावा। ठीक है, अब देखो यहां पर जिस पाइप के रूप में मैंने आपसे क्या कहा, अर्थ अगर साइड में हटती है तो फिशर बनता है, लेकिन साइड में ना हटे और एक ही पॉइंट से फूटकर बाहर निकले तो, एक ही पॉइंट से फूटकर बाहर निकले, जैसे कुछ दिनों पहले माउंट मैरापी निकला था, उसी जगह से फूटकर आरएनए में दिखाया था। तो जिस पाइप से मैग्मा ऊपर आया उस पाइप को वेंट कहा जाता है। वेंट क्या है? पाइप का नाम। तो ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये जो बन गई, ये क्या किया है, नीचे से मैग्मा ऊपर उठकर आया है, इस संरचना का नाम वेंट हो गया। इससे क्या हुआ, चूंकि यहां पर लावा वेंट से बाहर निकला है और लावा बाहर निकल करके यहां धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ है, इसलिए यहां पर जो स्लोप बना वो स्लोप ज्यादा ऊंचा नहीं बना, जेंटल स्लोप बना है। जेंटल स्लोप में और ज्यादा ऊंचे स्लोप में क्या अंतर होता है? जब लावा बेसिक होता है या फिर कम एसिडिक होता है तो कोन बनता तो है लेकिन बहुत ऊंचा नहीं बनता। ऐसी स्थिति में वेंट रूपी इस प्रकार के वॉल्केनो को शील्ड वॉल्केनो कहा जाता है। तीसरा, डोम वॉल्केनो, यानी एक प्रकार से टीला बन गया। टीला बनने वाला वॉल्केनो कब समझ में आता है? जब स्टीप कॉन्वेक्स फॉर्म बनता हो। यह कब बनता है? जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा हो, अर्थात बाहर निकला लावा एसिडिक फॉर्म में होता हो। क्या बनेगा? डोम वॉल्केनो बनेगा। क्लियर? तीसरा, एश सिंडर वॉल्केनो। एश सिंडर वॉल्केनो का मतलब, एश सिंडर वॉल्केनो, इसमें क्या हुआ, जब वॉल्केनो के साथ साथ जो मैग्मा बाहर आके लावा बना उसके साथ अगर राख भी बाहर निकलकर आई तो एश सिंडर वॉल्केनो कहलाया। सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, दोनों में क्या अंतर है? हमें तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। बिल्कुल, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर जो सिंडर कोन बन रही है, यानी इसके साथ साथ जो अन्य धाराएं बन रही हैं, वो ये दर्शाने का प्रयास कर रही हैं कि इन सब ने इस वॉल्केनो को पुश करने में मदद की थी। अर्थात वॉल्केनो जब ऊपर उठ रहा था तब बहुत सारी धारियां पूरे रास्ते में पड़ गई थी। कैसे पड़ गई थी बताता हूं, जरा इसे देखिए। वॉल्केनो जब बाहर आने की कोशिश कर रहा था तब वो जब मेंटल बाहर आने की कोशिश कर रहा था तो बाहर आते समय उसने दाएं बाएं हिस्सों में अपनी तरफ से पुश मारना शुरू किया। मैं इधर से निकलूं या मैं इधर से निकलूं, मैं इधर से निकलूं या इधर से निकलूं। जब कहीं से नहीं निकल पाया तो वो ऊपर से निकल गया। दोबारा समझिए, वॉल्केनो बाहर आते समय अपने आप को इस प्रकार से पुश करता, मैग्मा पुश करता हुआ ऊपर आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसने हर दिशा में अपनी तरफ से प्रयास जरूर किया था। मैं लेफ्ट, मैं राइट, मैं लेफ्ट, मैं राइट, कहीं से तो निकलूंगा। जब वो फाइनली कहीं से नहीं निकल पाया तो फाइनली वो एक जगह से बाहर निकलकर आया। ऐसे को कंपोजिट वॉल्केनो कहा जाता है। बोले पहचान क्या होती है? हमने कहा पहचान होती है उसका लावा गली कूचड़ियों में घुसा हुआ पाया जाता है, बाकी सब में लावा एक ही जगह से बाहर आता है। इस प्रकार के साथ चिंता यह होती है कि लावा किसी भी कॉर्नर से बाहर निकल के आ सकता है क्योंकि इसने ब्रांचेस बना रखी हैं। यह मिश्रित प्रकार का है। मिश्रित प्रकार के वॉल्केनो को कंपोजिट वॉल्केनो की श्रेणी में रखा गया है। समझ में आया? फिर काल्डेरा वॉल्केनो क्या होता है?
कई बार वॉल्केनो इतना तेज प्रेशर मारता है जैसे प्रेशर कुकर। मतलब ये कि एक बार में ही मैग्मा के ऊपर की जितनी जमीन थी, जब उसने प्रेशर मारा तो एकदम ढक्कन की तरह खुलकर दूर पड़ी और लगा कि एक बहुत बड़ी लेक बन गई है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक लेक है, कमेंट बॉक्स के अंदर नाम बताइए जिस लेक का पानी चेंज होता रहता है। नो अवेयरनेस। लोनार लेक, उसका पानी चेंज होता रहता है। वो एक प्रकार की क्रेटर अथवा काल्डेरा लेक कहलाती है। ये अज्यूम किया जाता है कि कभी ऐसा हुआ होगा। दो तरह की कल्पनाएं चलती हैं वहां पे कि या तो कभी मैग्मा एकदम उछल के आया होगा, उसने ऊपर से पूरा ढक्कन उठा के फेंक दिया होगा और ऐसा एक जोरदार झील जैसी संरचना बना दी होगी। एक तो कयास ये लगाया जाता है इस बनी हुई झील को देखकर। क्यों? क्योंकि वॉल्केनो तो तीन प्रकार के होते हैं, या तो वो एक्टिव होंगे, या वो डोरमेंट होंगे, या वो डेड होंगे। क्या पता ये डेड वॉल्केनो हो और जब कभी आया हो तो इसने ऊपर से एकदम गड्ढे जैसी संरचना बना दी हो, यानी उखाड़ के फेंक दिया हो अपने ऊपर से मामला। काल्डेरा वॉल्केनो। लेकिन क्या काल्डेरा वॉल्केनो और किसी वॉल्केनो की तुलना करता है? बिल्कुल, क्रेटर से भी कर सकता है। क्रेटर मतलब छोटे खड्डे, इस प्रकार के जो गड्ढे हैं ना, ये वाले। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जहां से बाहर निकल रहा है दैट इज क्रेटर, और जब ये इतना बड़ा बन गया तो काल्डेरा। एक कल्पना यह की जाती है कि जो लोनार लेक बनी है उसमें संभव है कि कभी कोई एस्टेरॉइड गिरा हुआ हो, ऊपर से आकर के कोई सोलर खगोल पिंड गिरा हो और उससे गड्ढा बन गया हो। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि वो जिस प्रकार से एकदम सिमेट्रिकल गोल गड्ढे जैसी लेक है, उसे देखकर लोग कल्पना ये करते हैं कि ये काल्डेरा लेक है। ठीक है। चूंकि वॉल्केनो तीन प्रकार के फटने के आधार पर भी होते हैं। कौन कौन से? ऐसे वॉल्केनो जो कभी भी फट सकते हैं एक्टिव वॉल्केनो कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या इंडिया में कोई एक्टिव वॉल्केनो है? बिल्कुल है। कौन सा? बैरन आइलैंड। कहां पर? अंडमान निकोबार में। नंबर दूसरा, ऐसे वॉल्केनो जो कभी कभार फटते हैं। फटे तो फटे, नहीं तो 5-7 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल नहीं फटे, डोरमेंट वॉल्केनो कहलाते हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा आइलैंड इंडिया में डोरमेंट वॉल्केनो है। नंबर तीसरा वॉल्केनो है डेड वॉल्केनो। डेड मतलब उसके जब तक ज्ञात प्रमाण हैं उनमें एक ही प्रमाण है कि वो एक बार फटा था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं पढ़ा। बताइए। बैरन तो हो गया, डोरमेंट है नारकोंडम। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि हमारे पास में 3 प्रकार के वॉल्केनो हुए। अब आप पूछेंगे तो फिर यह क्या था जो इतने सारे आपने पढ़ाए? ये संरचना के आधार पर कि वॉल्केनो में से निकलने वाले मैग्मा ने अपने आप को कितने प्रकार में बांट लिया। दैट इज द टाइप ऑफ वॉल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्मा इरप्शन। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि इनकी तीव्रता, इनकी आवृत्ति क्या है, कब कब ये फटते हैं, उस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। एक्टिव, डोरमेंट और डेड। सक्रिय, सुसुप्त और निष्क्रिय। ठीक है साहब? तो ये हमने आपको बता दिया ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी में से बाहर क्या क्या निकलता है? जैसे साहब कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड,
ये कई बार पेपर में पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक एरोमेटिक जो पदार्थ हैं वो, क्लोरीन, है ना, ये सब चीजें यहां से बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी बनने के कारण क्या होते हैं मैंने खूब डिटेल में आपको बता दिए। ज्वालामुखी का बनना मैंने जितना अच्छे से समझाया है, शायद ही आपने इससे पहले समझा हो, कि प्लेटों के टकराने से, मैग्मा के नीचे जाने से। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था किस प्रकार से, जो पुरानी क्लासेस देख लीजिएगा अगर कोई आज नया बच्चा आया है, तो किस प्रकार से बेसाल्टिक प्लेट जब नीचे जाती है तो वो मैग्मा के अंदर पिघल करके अपने आप में बाहर निकल कर आती है, और बाहर आकर के वो किस प्रकार से बेल्ट बनाती है, यानी कि वॉल्केनो बनाती है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये जब कारण है ये आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। एसिडिक वॉल्केनो क्या होता है ये बता दिया है, एल्कलाइन वॉल्केनो क्या होता है ये बता दिया है, और किस प्रकार से इरप्शन होते हैं इसकी कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखा दी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो कि लावा के प्रकार के आधार पर और इरप्शन के आधार पर वॉल्केनोज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि इस सेशन में दिखाया गया कंटेंट आपको थोड़ी ही देर में पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन पे प्राप्त हो जाएगा। आप वहां से इसे पूरी तरह पढ़ लेंगे, और पढ़कर शनिवार को जब हम डाउट क्लास रखेंगे, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वहां उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।